ये मेरी वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे है जो कि ए लेवल्स का सबसे पहला टॉपिक है। इसमें 3 मेन लर्निंग आउटकम्स हैं। मैं पहले 2 डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। पार्टिकल्स इन एन एटम और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत बेसिक्स हैं, ओ लेवल से पता है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी डिटेल है, ये ए लेवल में आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली व्हाट इज़ एन एटम? आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन पी पॉजिटिव चार्ज होता है, एन न्यूट्रॉन एन न्यूट्रल चार्ज होता है, ज़ीरो कोई चार्ज नहीं होता इस पे, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनके मैसेज भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस रेशियो है 1:1 है। आई मीन सिमिलर होते हैं दोनों के मैस, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू आई मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये आइडिया होना चाहिए आपको। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के आपको एग्जैक्ट मैस पता होने चाहिए। अब देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। 10⁻⁻27 की आई मीन पावर है दोनों की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जबकि इलेक्ट्रॉन की 10⁻31 की पावर है। देख रहे हैं कितना छोटा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पूरी केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होगा, ख़ासतौर पे आयोनिक रिएक्शन, तब हमेशा प्रोटॉन एक पॉजिटिव आयन स्पीशी रिएक्ट करेगी नेगेटिव स्पीशी से, इलेक्ट्रॉन से, और आपको न्यूट्रॉन देगी। ये इक्वेशन जो है ये आपने भूलनी नहीं। ये न्यूक्लियर फिज़िक्स में न्यूक्लियर फिज़िक्स के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इनका इफ़ेक्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ आई मीन डिफ्लेक्ट कर जाता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और वो सीधा निकल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है, इलेक्ट्रॉन देखें कितनी जल्दी डिफ्लेक्ट किया है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, इसलिए प्रोटॉन देर से डिफ्लेक्ट किया है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करता। अभी एक चीज़ मैं आपको ओ लेवल से रिवाइज़ करवा दूँ। एक एटम, लेट्स से एक जनरल एटम है, इसके ऊपर हमेशा मैस नंबर लिखा होता है और नीचे हमेशा प्रोटॉन नंबर लिखा होता है। मैस नंबर को आप AR भी बोलते हैं और प्रोटॉन नंबर को आप चार्ज नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ पीरियोडिक टेबल में ये आई मीन मैस नंबर नीचे लिखा होता है और प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखा होता है। तो आपने एक तरीके से जज कर सकते हैं कि जो बड़ा होगा वो हमेशा मैस नंबर होगा, जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा प्रोटॉन नंबर की होगी। ठीक है, यहाँ से आप जज कर सकते हैं, क्योंकि मैस नंबर में प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है, हालांकि प्रोटॉन नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होंगे। ठीक है। अच्छा, अगेन आप एक चीज़ ओ लेवल से रिवाइज करवा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, आयन, मॉलिक्यूल और मोलेकुलर आयन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एटम मैग्नीशियम है, इसका आई थिंक एटॉमिक नंबर सॉरी मैस नंबर 24 है और प्रोटॉन नंबर 12 है। तो इसके प्रोटॉन 12 होंगे, इलेक्ट्रॉन अगेन 12, क्योंकि प्रोटॉन नंबर चार्ज नंबर भी होता है। और न्यूट्रॉन्स आई थिंक 12 माइनस आई मीन 24 माइनस 12, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर अगर माइनस कर दूँ प्रोटॉन नंबर से तो न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा मेरे पास। ओके, नाउ लेट्स सी ए मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। अब आपने दोनों को अलग अलग करके ऐड अप कर देना है। पहले देखिए, ये न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। कार्बन का जो प्रोटॉन नंबर 6 है, ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है। मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 2 हैं, तो उसके जो प्रोटॉन नंबर वो आप इंटू 2 करेंगे और कार्बन का 1 लेंगे, तो ऐड अप कर दें तीनों को, आई थिंक 22। इलेक्ट्रॉन सेम होंगे क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर में से आई मीन मैस नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दें, आई थिंक उसका मैस नंबर बन रहा है 44 सॉरी, 16 + 16 + 12। और प्रोटॉन नंबर है आई मीन प्रोटॉन नंबर है इसका 22, तो माइनस करते हैं, आई थिंक आंसर विल बी 22 अगेन। ओके, नाउ लेट्स सी एन आयन। आई थिंक नाइट्रोजन का जो मैस नंबर है वो 14 है और प्रोटॉन नंबर 7 है। तो आई थिंक प्रोटॉन 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन आई थिंक -3 चार्ज है, 3 गेन किए हुए हैं, तो 7 पहले हैं, 3 गेन किए हुए हैं, तो कितने होंगे 10। और न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 14 माइनस 7 7। और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 3 गेन किए हुए हैं उसने।
नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ मोलेकुलर आयन। आई थिंक अगेन यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? आई थिंक प्रोटॉन तो 7 आई थिंक नाइट्रोजन के, 4 हाइड्रोजन के, तो 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आई थिंक 7 नाइट्रोजन के, 4 हाइड्रोजन के, 10, 11। लेकिन एक लूज़ किया हुआ मोलेकुलर आयन ने, तो 10 होंगे। 11 नहीं होंगे, 10 होंगे। और न्यूट्रॉन्स सिर्फ 7 होंगे। हाइड्रोजन डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक चेंज इन प्रोटॉन नंबर विल चेंज द एलिमेंट, इसलिए पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट का एक यूनिक प्रोटॉन नंबर होता है। चेंज इन न्यूट्रॉन नंबर विल रिजल्ट इन आइसोटॉप्स, एक एटम के डिफरेंट आइसोटॉप होंगे अगर उसका प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, लेकिन सॉरी न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो, प्रोटॉन नंबर सेम हो। चेंज इन इलेक्ट्रॉन नंबर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन लूज गेन होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज करेगा तो आयंस बनेंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। अब देख लेते हैं बेसिकली कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कुछ यूनिक नाम हैं जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। आप वाकिफ़ हैं नाम से। इनऑर्गेनिक में पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव आयन को लाइगेंड के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है इसको। और ऑर्गेनिक में पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रोफाइल, जबकि नेगेटिव आयन को न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। और वहाँ ये टर्म्स बहुत रेगुलरली यूज़ होंगी, तो अभी से ज़रा इनको जहन में डाल लें। Now comes the most important and the interesting topic of this chapter, mass spectrometry. बेसिकली इससे हम AR फाइंड करते हैं एक किसी एलिमेंट का। आई मस्ट टेल यू सिर्फ मोनोटॉमिक एलिमेंट्स की होती है ये। और मोनोटॉमिक एलिमेंट्स एक्चुअली इसमें रिज़ल्ट इनका जो मोनोटॉमिक एलिमेंट्स हैं इससे हमें मोनोपॉजिटिव आयंस मिलते हैं टेक्निकली। ये कन्वर्ट होते हैं मोनोपॉजिटिव आयंस में। एक चेम्बर होता है, उसके अंदर मैं अभी आपको उसकी शेप दिखाता हूँ। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहले इंडक्शन चेम्बर होता है, फिर आयोनाइजेशन चेम्बर आता है, एंड देन हमें ग्राफ पे डिफरेंट पीक्स मिलती हैं, आइसोटॉपिक पीक्स मिलती हैं, फिर जिसे हम AR फाइंड करते हैं। बेसिकली इसके वाई एक्सिस परसेंटेज अबंडेंस होती है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस को मैस एक्सिस बोलते हैं, जो कि एक्चुअली मैस ओवर चार्ज रेशियो होती है। चूँकि मोनो पॉजिटिव आइन बन रहा है, वन पॉजिटिव आइन बन रहा है, पॉजिटिव आइन, वन पॉजिटिव है चार्ज उस पर, तो टेक्निकली एम और वन, तो इसको हम मैस एक्सिस बोल देते हैं डायरेक्टली, वरना होता है एक्चुअली मैस रेशियो चार्ज है। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम मेटल लेता हूँ। सोडियम मेटल को जिस तरह मैं जैसे ही फायर करता हूँ इंडक्शन चेम्बर के अंदर, ये फ़ौरन एटमाइज़ कर जाता है, अपनी गैशियस स्टेट में आ जाता है, इसके अंदर इसके मेटेलिक बॉन्ड टूट जाते हैं। और उसके बाद आयनाइजेशन चेम्बर में इसकी आयनाइजेशन होती है, मोनोपॉजिटिव आयन बनता है, और इसके बाद मुझे इसकी डिफरेंट पीक्स मिलती हैं, जिससे फिर मैं इसका AR फाइंड करता हूँ। ओके, इस चेम्बर के अंदर असल में टोटल प्रोसेस ये हुआ है कि सोडियम मेटल सॉलिड मैंने फायर किया, वो सोडियम गैस में गया, उसके बॉन्ड टूट गए, एंड देन आयोनाइज हुआ, Na पॉजिटिव वन में, मोनो पॉजिटिव आइन बना। देखिए +1 का चार्ज है, इसलिए मैंने कहा था मैस ओवर चार्ज रेशो। चार्ज चूँकि 1 है, तो हम इसको एक्चुअली मैस एक्सिस बोल देते हैं, क्योंकि चार्ज तो 1 है। पहले पहले एटमाइजेशन हुई सोडियम की, एंड देन इसकी आयनाइजेशन हुई। अब आयनाइजेशन और एटमाइजेशन क्या है, अभी के लिए इतने ही पढ़ लें इसके नाम ही, आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ये है क्या फिनोमिना। ओके, अब लेट्स से ये जो ग्राफ बना मैंने सोडियम की जो मैंने मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की, तो मुझे ये ग्राफ कुछ मिला, जहाँ पे आई थिंक 23 मैस पे मुझे 90% तक मुझे मिला ये स्टिक, और 24 मैस नंबर पे 10% तक उसकी मुझे अबेंडेंस मिली, उसकी स्टिक मिली। आई थिंक ये 23 और 24 को कहते हैं आइसोटॉपिक मैस, ठीक है। और जितनी स्टिक्स होंगी उतनी आइसोटॉप होंगे टेक्निकली। यहाँ पे इस टाइम 2 स्टिक्स हैं, इसका मतलब है कि 2 आइसोटॉप्स हैं सोडियम के। ओके, अब सिंपली इसका आगे हम AR फाइंड करेंगे कि AR किस तरह इसका फाइंड करते हैं। ओके, नाउ AR कैलकुलेशंस वही ओ लेवल सम, AR का फॉर्मूला सम ऑफ परसेंटेज अबेंडेंसेस इनटू आइसोटॉपिक मैस ओवर सम ऑफ परसेंटेजेस अबेंडेंसेस। चलो एग्जांपल से कर लेते हैं, AR फाइंड कर लेते हैं। पिछली एग्जांपल ही पकड़ते हैं, सोडियम वाली। आई थिंक 23 पे मुझे परसेंटेज अबेंडेंस मिली है 90%, तो 23 इंटू 90, सिमिलरली 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ परसेंटेज अबेंडेंसेस। आई थिंक 90 + 10 100। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100 ही हो, ये कम भी हो सकती है इससे। और मेरा आंसर आ जाएगा 23.1। अच्छा, इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट वे भी होता है। इसकी 2 पीक्स हैं ना, जब भी 2 पीक्स आएँ तो आप ख़ास तौर में P1 में, तो एक शॉर्टकट वे से आपने इन्हें सॉल्व करना है। P1 में इतना टाइम नहीं होता।
अब देखिए एक 23 है और दूसरी 24 है मैथ्स, इनको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। आई थिंक अगर दोनों की 50-50% पीक होती तो मेरा आंसर 23.5 होता, लेकिन एक की पीक 90% है, दूसरे की 10% है। अब 23 की पीक 90% है, इसका मतलब हुआ 23 इज़ 90% मोर, आई मीन मोर उसकी प्रोबेबिलिटी है देन 24। तो कितनी ज़्यादा, 90%। तो ये पॉइंट लगा लें, मार्क लगा लें 23.1 पे, क्योंकि 10% उसका है, 90% इसका है। आंसर करीब होगा 23 के। तो इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ डेफिनेशन है इस टॉपिक की, इस चैप्टर से, जो आपको आनी चाहिए। वीडियो पॉज करके इनको आप एक दफ़ा नोट डाउन कर लें, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब कुछ पास पेपर से सवाल देख लेते हैं कि किस तरह एग्जामिनर पूछता है, किस तरह अप्लाई करवाता है आपसे। आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो सिंपल ही है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5, विच आर करेक्ट लेबल्स द करेक्ट मास स्पेक्ट्रम दैट वुड लीड टू दिस वैल्यू। अच्छा, पहला जो ऑप्शन है, आई थिंक ये तो गलत है, क्यों, इसमें तो एक पीक दी हुई है। कम से कम दो पीक्स होनी चाहिए, क्योंकि एक आइसोटॉपिक मैस होता है ना, ए आर तो फिर फाइंड कर रहे होते हैं आप। पहले वाली में तो सिर्फ एक पीक है, तो ये तो सिंपल आपको एटम ही दिखाया हुआ है उसमें। कम से कम दो पीक्स होनी चाहिए, तो पहला आंसर तो गलत है। हालांकि पहली ऑप्शन गलत है, हालांकि इसका आंसर तो 63.5 ही आ रहा है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पीक एक है। कम से कम दो पीक्स होनी चाहिए। चलें, अब बी सी और डी के हम ए आर फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली बी सी और डी का निकालेंगे, और जिसका आंसर 63.5 या इसके करीब आ जाएगा वो हमारा आंसर होगा। एंड आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। सी का आंसर 63.5 आ रहा है। अगेन उसी तरह का सवाल है, ए आर का फॉर्मूला लिखें, उसकी वैल्यू पुट कर दें। आई थिंक मैथ्स का पहला का 6 है, मल्टीप्लाई इट्स अबेंडेंस प्लस 7 मल्टीप्लाई इट्स अबेंडेंस डिवाइड बाई आइसोटॉपिक अबेंडेंस, टोटल आइसोटॉपिक अबेंडेंस आई थिंक 100 है टोटल। आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सिंपल। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक इसमें भी रिलेटिव टॉपिक मैथ्स पूछ रहा है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमने। पहले 10 इंटू आई थिंक 1 और 11 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे हमें रिलेटिव अबेंडेंस दी हुई है, परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दी हुई, तो कोई बात नहीं, रिलेटिव दी है तो यही डाल दें। बात तो एक ही है, आपको चाहे परसेंटेज में दी हो चाहे सिंपल दी हो, ठीक है, आपने सिंपली यही वैल्यू उठानी है और फॉर्मूला पुट करनी है। आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करने बैठ जाना वहाँ पे। ओके, आपने इसी तरह सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 10.8 आ रहा है आंसर इस केस में। इसको बाय द वे आप शॉर्टकट वैसे भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दो पीक्स हैं। तो आई थिंक जो 10 वाला मैथ्स नंबर है उसकी अबेंडेंस 1 है और 11 वाले की 4 है। टेक्निकली 10 वाले की, अगर मैं 10 को 2 सपोज करूँ 10 वाले की अबेंडेंस को, और तो टेक्निकली 11 वाले की 4 हो जाएगी, क्योंकि वो सॉरी 8 हो जाएगी, क्योंकि 1:4 है। अगर 10 वाला 20% है लेट्स से, और 11 वाला 80% है, तो कहने से 11 के करीब करीब आंसर होगा,
क्योंकि 11 के अगर अकर करने के ज़्यादा चांसेस हैं। कितने ज़्यादा हैं? 80%। 10 के कितने हैं? 20%। तो आई थिंक 10.8 में मुझे आंसर मिलेगा। 80% ज़्यादा चांसेस है 11 के अकर करने के। ओके, इस तरह भी कर सकते हैं आप, वरना सिंपली वैल्यू पुट करें फॉर्मूला में और आंसर निकाल दें।